हेलो क्लास नाइन्थ के बच्चों, क्या हुआ? हिंदी पढ़ने का समय नहीं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके पाठ स्मृति को हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में, और वो भी पूरी माइनर डिटेल्स के साथ। तो बच्चों, सबसे पहले इस पाठ को लिखा है श्री राम शर्मा जी ने, जिन्होंने अपने बचपन की एक घटना को, एक याद को, एक स्मृति को इसमें बताया है। तो वो बताते हैं कि सन 1908 की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ, यानी कि जोरदार सर्दी, कड़ी सर्दी का समय था। वो अपने दोस्तों के साथ झरबेरी के पेड़ तोड़कर खा रहे थे। तभी किसी ने आवाज़ लगाई कि तुम्हारे भाई साहब तुम्हें बुला रहे हैं। भाई डरते डरते भाई साहब के पास आए कि अब तो पिटाई होगी। लेकिन भाई साहब ने कहा, उनके हाथ में चिट्ठियां देते हुए, कि इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डालाओ और जल्दी जाना, जिससे शाम की डाक से ही चिट्ठियां निकल जाएं, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी हैं। अब क्या था, जाड़े के दिन थे, तेज़ हवा साई साई चल रही थी। उन्होंने क्या किया, अपने भाई को अपने साथ लिया जो 8 साल का था, और लेखक महोदय खुद 11 साल के थे। अपने कानों को धोती से कस के बांध लिया ताकि ठंडी हवा ना लगे, और फिर माँ ने एक धोती में चने बांध के दे दिए कि उन्हें भी बुनाते लाना। साथ ही उन्होंने अपना बबूल का डंडा लिया, क्योंकि उस डंडे से उन्हें विशेष प्रेम था। उस डंडे से तो उन्होंने कितने सांप मारे थे, उसी से वो हर वर्ष पेड़ों से आम तोड़ते थे। तो साहब उसको लेकर वो चल दिए। अब चिट्ठियों को उन्होंने अपनी टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें न थीं। कूदते फांदते दोनों भाई चल पड़े, और रास्ते में एक सूखा कुआं था, कच्चा, जो लगभग 24 हाथ गहरा था। तो वो बताते हैं कि मक्खनपुर हम लोग जब पढ़ने जाते हैं ना, तो हमारी जो टोली है बच्चों की, बिल्कुल वानर सेना है। तो हम लोग क्या करते थे कि उस कुएं में झांक कर देखते थे। एक दिन हमने ढेला फेंका कि चलो उसकी आवाज़ सुनते हैं, लेकिन जैसे ही ढेला गिरा त्यों ही हमें एक फुसकार सुनाई दी, और उससे हमें पता चला कि उस सूखे कुएं के अंदर तो एक सांप रहता है। फिर तो क्या हुआ, गांव से मक्खनपुर जाते और लौटते समय हर रोज उसमें ढेले डाले जाते और सांप की फुफकार सुनी जाती। तो आज जब दोनों भाई उधर से गुजरने लगे, तो उन्हें लगा कि चलो आज भी इसमें ढेला फेंक कर फुसकार सुनते हैं। तो वो कुएं की ओर बढ़े, छोटे भाई के साथ साथ। फिर उन्होंने एक ढेला उठाया और उछल कर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। लेकिन ये क्या, ओहो, ढेला गिराते ही अब उनकी जो टोपी थी और उसके नीचे रखी थी चिट्ठियां, तीनों चिट्ठियां गोल चक्कर काटती हुई कुएं में गिरने लगीं। ये देखकर जो लेखक थे वो कह रहे हैं कि मैं तड़प कर रह गया। उन्हें लगा कि चिट्ठियां क्या गई, उनकी तो जान ही निकल गई। उन्होंने जल्दी से झपट्टा मारा कि उन चिट्ठियों को पकड़ लें, लेकिन वो तो अब हाथ में कहाँ आती, वो तो उनकी पहुंच से बाहर कुएं में चली गई थी। अब क्या था, कुएं की पाट पर बैठे दोनों रो रहे थे। छोटा भाई तो ठाड़े मार मार कर रो रहा था, और लेखक बेचारे चुपचाप आंखें डबडबा कर। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक और निराशा हो रही थी, पिटने का भय हो रहा था, अंदर से रोना फूट फूट के बाहर आ रहा था। माँ की बहुत जोर की याद आ रही थी कि काश इस समय माँ होती, छाती से चिपका लेती और कहती कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। एक तरफ डर था कि अगर बिना चिट्ठी डाले गए तो खूब पिटाई होगी, और झूठ बोलेंगे तो झूठ बोलने की आदत लेखक को नहीं थी। जिम्मेदारी का भाव अलग था कि भाई हमें जिम्मेदारी दी गई थी और हम चिट्ठी नहीं डाल पाए। ये सब सोचते सोचते लेखक ने दृढ़ संकल्प किया और निश्चय किया कि मैं कुएं में उतरूंगा और उस सांप को मार कर चिट्ठियां ले आऊंगा। और लेखक पहले भी कई सांपों को मार चुके थे, इसलिए उन्हें इस काम को करने का साहस आ गया। छोटा भाई घबरा रहा था, लेकिन उन्होंने उसे हिम्मत बंधाई। फिर उन्होंने अपनी 5 धोतियां, जो सिर पे 2 बंधी थी, 2 उन्होंने पहनी हुई थी, और एक धोती चने वाली, 5 को एक दूसरे से बांधा और एक लंबी रस्सी जैसी बनाकर नीचे तक देखा कि भाई कुएं के अंदर तक जा सकती है। उसके बाद उसमें बांध कर लेखक ने अंदर घुसने की योजना बनाई। अब वो कहते हैं कि कुएं के धरातल से जब मैं 4-5 गज रहा होऊंगा तो नीचे देखा, बाप रे बाप, अकल चकरा गई। सांप तो फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था, और वो मेरे उतरने की गति से जो डंडा हिलता था ना, उसे देखकर सांप बिल्कुल तैयार मुझ पर फन फैलाकर और गुस्से में बैठा था, बिल्कुल चोट करने के लिए तैयार।
लेखक का धोती में बंधे बंधे उतर रहे थे। अब उन्होंने कहा कि मुझे तो कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। इस तरह से तो मैं सांप से मेरी दूरी बहुत ही कम हो जाती, लगभग 1.5-2 फुट की दूरी पर ही मुझे पैर रखना था, और ऐसे में तो सांप तुरंत ही आक्रमण करता। और वो ये कहते हैं कि कच्चा कच्चा जो कुआं होता है ना, उसका व्यास यानी कि गोलाई नीचे से बहुत कम होती है। तो अब उन्होंने सोचा कि क्या करें क्या करें। तभी उन्हें एक सूझ सूझी। उन्होंने दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए ही अपने पैर कुएं के बगल में लगाए। क्योंकि कुआं कच्चा था, मिट्टी कच्ची थी, तो दीवार से पैर लगाते ही मिट्टी नीचे गिरी। सांप ने फूंक करके तुरंत उस मिट्टी पर मुंह मारा, और ऐसे में लेखक के पैर धक से पीछे हट गए और उनकी टांगे बिल्कुल समकोण बना के पीछे की तरफ यानी मुड़कर वो लटकते रहे। लेकिन इससे उन्हें ये अंदाज़ा लग गया कि सांप करीब करीब कितनी दूर होगा और कुएं की परिधि कितनी है। उसके बाद वो धीरे से नीचे उतरे और लगभग 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़े हो गए। अब सामने सांप था और दूसरी तरफ लेखक। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं, यानी कि जो आंख से सुन सकता है। लेखक कहते हैं कि उस समय तो मानो मैं भी आंख से सुन रहा था। हम दोनों एक दूसरे की आंख में आंख डाली देख रहे थे कैसे करें। अब उन्होंने सोचा कि मैंने सोचा तो ये था कि नीचे जाकर डंडे से सांप को मार दूंगा। अब यहाँ डंडे से उसे दबाया तो जा सकता था, लेकिन अगर उसके फन के पास का भाग ना दबाना तो फिर तो पलट कर काट लेता मुझे, और फिर मैं चिट्ठियाँ कैसे उठाता। 2 चिट्ठियाँ सांप के बिल्कुल पास सटी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो चिट्ठियाँ उठानी थी, अब मैं क्या करता। मेरा मोर्चा कमज़ोर इसलिए था क्योंकि सांप की एक ही वार में मेरे अंदर तो विष पहुंच जाता। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं डंडे से नहीं दबाता हूँ सांप को। अब जब सांप मुझ पर वार नहीं कर रहा है तो मुझे भी फ़िलहाल उसे नहीं मारना चाहिए, बस अब किसी तरह चिट्ठियाँ उठानी थी। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्या करें, या तो सांप से बिल्कुल छेड़खानी ना करें या फिर अपने कुर्ते से उसका मुंह दबाकर मार दें। लेकिन फिर उन्होंने मारने का ख्याल छोड़ दिया। अब उन्होंने क्या किया कि डंडे को लेकर सांप की दाईं ओर जो चिट्ठी थी ना, उसे धीरे से अपनी ओर खिसकाने की कोशिश की। सांप जैसे ही आहट हुई, सांप का फन पीछे की ओर हुआ और उसने फुंकार के साथ डंडे पर चोट की। उस चोट से हृदय कांप गया लेखक का भी, और उनके हाथ से डंडा छूट गया और वो भी उछल कर ऊंचे हो गए। उछलकर जो खड़े हुए फिर से, तो उन्होंने देखा कि उस डंडे पर सांप ने अपना विष छोड़ रखा है। तो एक तरह से उसने अपनी शक्ति का बता दिया कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। फिर खैर वो कहने लगे कि इस तरह से और ऊपर जो भाई था, इस तरह से उनके उछलने से वो बहुत ज़ोर से डर गया। उसे लगा कि मेरे भाई को सांप ने काट लिया है। लेकिन लेखक कहते हैं कि इस धमाके से मेरी हिम्मत और बढ़ गई। फिर दोबारा मैंने उसी तरह से फिर से लिफाफे को डंडे से उठाने की चेष्टा की, लेकिन इस बार तो सांप डंडे से चिपक ही गया, और जब मैंने उसे खींचा तो वो उसमें मुड़ा हुआ गुड़ा हुआ उस डंडे के साथ ही मेरी ओर खिंच गया, जिससे कि उसका ठंडा जो भाग था, पिछला भाग, मेरे हाथ से छू गया। उफ, कितना ठंडा था वो। वो कहते हैं अगर उसी समय वो दूसरा वार कर देता तो पक्का वो मेरा जीवन समाप्त हो जाता। लेकिन इस तरह से क्या हुआ कि डंडे को खींचने से सांप दूसरी इस तरफ आ गया और लेखक खिंचकर दूसरी तरफ चले गए जिधर चिट्ठियाँ पड़ी हुई थी। अब उन्होंने चिट्ठियों को उठा लिया और धोती से बांध दिया। भाई ने फटाफट उन चिट्ठियों को ऊपर खींच लिया तो चिट्ठियाँ तो मिल गई। अब लेखक को उठाना था अपना डंडा, भला डंडा वहाँ कैसे छोड़ते। तब उन्होंने क्या करा कि एक तरफ से मिट्टी लेके दूसरी तरफ फेंकी, और जैसे ही सांप ने दूसरी तरफ मिट्टी की तरफ मुंह मारा, उन्होंने जल्दी से डंडा खींचा। लेकिन सांप तो बहुत चतुर था, उसी बीच उसने वापस डंडे पर वार कर दिया। तो कहते हैं कि अगर बीच में डंडा ना होता ना, तो इस बार उसके दांत मुझे पक्का गड़ गए होते। उसके बाद फटाफट वो उसी रस्सी यानी कि धोती वाली रस्सी के सहारे ऊपर चढ़े। लगभग 36 फुट वो कहते हैं उस समय में पता नहीं कैसे चढ़ गया, आज तो मैं सोच भी नहीं सकता। वो कहते हैं कि उस मेरी बाहें भर गई, छाती फूल गई, धौंकनी जैसी चल रही थी, फिर भी मैं 1 इंच सरक कर ऊपर आ गया, और ऊपर आकर एकदम बेहाल होकर लेट गया बिल्कुल। तभी उन्होंने देखा कि किशनपुर का एक लड़का दूर से ये चेष्टा देख रहा था। फिर उन्होंने उसको कहा कि खबरदार ये बात घर में मत बताना। इसके बाद वो कहते हैं कि उस सन 1915 में मैट्रिकुलेशन करने के बाद बहुत समय बाद मैंने घटना अपनी माँ को सुनाई, और सुनती माँ इतना घबरा गई। उन्होंने बिल्कुल सजल नेत्रों से मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को टहनी के नीचे छिपा लेती है। तब वो कहते हैं वो दिन कितने अच्छे थे, न राइफल थी न डंडा था, केवल डंडा था, और डंडे से किया सांप का शिकार, और कितना रोचक था। वो तो राइफल के शिकार से भी रोचक था। कहते हैं आज तो राइफल के शिकार में भी उतना मज़ा
नहीं आता है। तो इस तरह की मज़ेदार उन्होंने अपने बचपन की स्मृति हमें इस पाठ में सुनाई है ना बच्चों? चलिए, समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह से सुनते रहिए क्विक रिवीजन, देखते रहिए वीडियोस, है ना, लर्न विद अंजू मैम के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।